स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज हम जो करेंगे वो करेंगे एमसीक्यू। और जो ये एमसीक्यूज हैं वो कंटिन्यूस सीरीज में चल रहे हैं, 201 से लेकर के 250 तक के। आज एमसीक्यू जो है हम करेंगे मेडिकल हिस्ट्री के। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चंदेल शासकों का मुख्य केंद्र क्या था जिसे उस समय जेजा भुक्ति कहा जाता था? ऑप्शन ए महोबा, बी खजुराहो, सी थार, डी कालिंजर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि खजुराहो। जो खजुराहो था वो चंदेल शासकों का जो है मुख्य केंद्र था और उस समय उसे जेजा भुक्ति कहा जाता था। और खजुराहो के जो गुफाएं हैं वो भी चंदेल शासकों के द्वारा बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार शासक राजा भोज ने कौन सी महत्वपूर्ण किताब लिखी जो उनके एक विद्वान और सिविल इंजीनियरिंग के रूप में दर्शाती है? ऑप्शन ए श्रृंगार प्रकाश, बी समरंगण सूत्रधार, सी नवशंसाक चरित, डी दस रूपकम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समरंगण सूत्रधार। जो यह पुस्तक है वो किसने लिखी? परमार शासक राजा भोज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जो उन्हें एक विद्वान, स्कॉलर और इंजीनियर के रूप में दर्शाती है। इस पुस्तक के अनुसार उन्हें जो है एक विद्वान और इंजीनियर के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने 1206 ईस्वी में मामलुक वंश की नींव रखी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी आराम शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम था और इसने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की या मामलुक वंश की स्थापना करता है। यही जो है कुतुब मीनार की जो है की शुरुआत करता है, जो कुतुबुद्दीन काकी की याद में बनाया था इसने 1206 ईस्वी में। और जो कुतुब मीनार का कार्य है वो पूरा करवाता है इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर अपनी जान गंवाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान, डी बख्तियार खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक शासन करते हैं और 1210 में जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। इनके बाद जो है अन्य राजा आते हैं जो आराम शाह होते हैं और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस सुल्तान ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और सल्तनत का वास्तविक जो है सम्यक माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नसरुद्दीन महमूद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था उसने जो राजधानी है वह लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और इसे ही गुलाम वंश या फिर ममलुक वंश का रियल संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य कमांडरों को भूमि का वंशानुगत स्वामित्व देना, बी भूमि को मापने के लिए एक नई इकाई स्थापित करना, सी टर्किश प्रमुखों को भूमि आवंटित करना जिनसे राज्य के लिए राजस्व और सेना बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी, डी किसानों पर सीधे कर लगाना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टर्किश प्रमुखों को भूमि आवंटित करना जिससे राज्य के लिए राजस्व और सेना बनाए रखने की उपेक्षा की जाती थी। यानी कि उसके बदले में जो है सेना जो राजस्व है राज्य के लिए एकत्रित करना था और सेना बनाए रखना था। यही एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था और ये किसके द्वारा शुरू की गई? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत में कौन से दो मानक जो है पेश किए थे? ऑप्शन ए मोहर और दम, बी
दिनार और दिरहम, सी चांदी और टंका, डी रुपया और अशरफी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, और जो करीब 0.75 जो है ग्राम का हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह कौन थी जिसने पुरुष परिधान में अदालत की कार्रवाई की और युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, लेकिन तुर्की प्रमुखों द्वारा नियंत्रण होने का विरोध किया? ऑप्शन ए चांद बीबी, बी गुलबदन बेगम, सी रजिया सुल्तान, डी ताराबाई। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रजिया सुल्ताना। जो रजिया सुल्तान थी वो जो है इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासिका बनती है और 1240 तक जो है शासन करती है, और इनकी जो मृत्यु है या फिर हत्या है वो कैथल में कर दी जाती है, जो हरियाणा में एक जगह का नाम है। चलिए, यह जो है जो मृत्यु की गई थी वो तुर्की सरदारों का ही षड्यंत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चहलगानी या चालीसा नामक महत्वपूर्ण तुर्की प्रमुखों का समूह बनाने वाला सुल्तान कौन था, जो बाद में रजिया के लिए एक चुनौती बना? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है वही क्या बनाते हैं, चालीसा नामक समूह बनाते हैं, जिसमें 40 जो है तुर्की प्रमुख हुआ करते थे, और यही जो है आगे चलकर रजिया के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन ने किस सिद्धांत के माध्यम से राजतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश की, जिससे उसने खुद को ईश्वर की छाया बताया? ऑप्शन ए आदिवरा, बी सिकंदर ए सानी, सी जिले इलाही, डी मलिक उल मुल्क। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिले इलाही। जिले इलाही का ही शाब्दिक अर्थ क्या थी, ईश्वर की छाया। किसने बताया ये? बलबन ने खुद को ईश्वर की छाया या जिले इलाही कहा है, जिससे कि राजतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 211वां क्वेश्चन है कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति क्यों अपनाई? ऑप्शन ए सल्तनत के अक्षेत्र का विस्तार करने के लिए, बी मंगोलों के आक्रमण को रोकने और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, सी राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए, डी तुर्की अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंगोलों के आक्रमण को रोकने और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए जो है बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन ए सल्तनत में राजपूतों का प्रवेश, बी सत्ता तुर्की रईसों से अफगानों गैर तुर्कों के हाथों में चली गई, सी एकता प्रणाली का अंत, डी मंगोलों के साथ शांति समझौता। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सत्ता जो है तुर्की रईसों से अफगानों और गैर तुर्कों के हाथों में चली गई थी। वो किसका परिणाम था? खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी किस नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सख्त सैन्य नियंत्रण के लिए, बी धार्मिक कट्टरता के लिए, सी सहिष्णुता की नीति जिसमें उसने माना कि भारत एक सच्चा इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता, डी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सहिष्णुता की नीति के लिए जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है, और उसने मान लिया था कि भारत एक सच्चा इस्लामी राज्य कभी नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया जिसमें राजा की शक्ति को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखा गया? ऑप्शन ए डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, बी फ्यूडल थ्योरी, सी एकता थ्योरी, डी शरिया कानून। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप।
यह जो सिद्धांत दिया वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, जिसमें राजा की शक्ति को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी दो प्रणालियां शुरू की? ऑप्शन ए जागीर और इक्ता, बी पट्टा और कबूलियत, सी दाग और चेहरा, डी दहसाला और जब्ती। इसका जो सही या करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दाग और चेहरा। जो प्रणाली है वह अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू की थी, और ये दो प्रणालियां जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जिसमें दाग जो है घोड़े के ऊपर लोहे की सलाखों से चिन्ह बनाया जाता था, जिससे कि घोड़े बार बार एक ही युद्ध में प्रयोग नहीं किया जा सके और उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। चेहरा प्रणाली में एक सैनिक का हुलिया रखा जाता था, जिसमें उसकी कदकाठी, नाम इत्यादि लिखे जाते थे, जिससे कि कोई अन्य सैनिक उसकी जगह पर ड्यूटी न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए व्यापारियों की समृद्धि बढ़ाना, बी किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करना, सी सस्ते मूल्यों पर एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना, डी राज्य के राजस्व में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सस्ते मूल्यों पर एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना। इसी इसका मुख्य उद्देश्य था जो बाजार नियंत्रण नीति थी, ताकि जो सस्ते मूल्य पर बनाई जा सके और मूल्य बार बार इंक्रीज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए बंगाल, बी सिंध, सी साउथ इंडिया, डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पर यानी कि दक्कन पर अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला शासन था। इसका जो गुलाम था, जो मलिक काफूर जिसे कहा जाता है, उसने जो है दक्षिण का अभियान का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कौन सा तरीका अपनाया जिसमें भू राजस्व सीधे खेती के अधीन भूमि के आधार पर निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए हेरिडेटरी सिस्टम, बी कल्टीवेशन के अधीन भूमि के आधार पर निर्धारण, सी बटाई प्रणाली, डी नकद भुगतान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कल्टीवेशन के अधीन भूमि के आधार पर जो है निर्धारण किया गया था किसका? राजस्व संग्रहण का, रेवेन्यू कलेक्शन का। भाई जो जिस भूमि को जितनी भूमि को कल्टीवेट करेगा या फिर उपजाएगा उसी के आधार पर जो है उसको कर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जिसने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी नसरुद्दीन महमूद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने ही तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित की जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया? ऑप्शन ए काम्पिली, बी देवगिरी, सी वारंगल, डी कन्नौज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि देवगिरी। जो देवगिरी थी उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली से देवगिरी जो है राजधानी स्थानांतरित की, जिसका नाम बदलकर उसने जो है दौलताबाद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस उद्देश्य से सांकेतिक मुद्रा जारी की थी? ऑप्शन ए विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बी सोने और चांदी के सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए, सी मंगोलों का भुगतान करने के लिए, डी हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोने और चांदी के सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक किसके साथ लगातार धार्मिक और दार्शनिक बातचीत करते थे? ऑप्शन ए केवल सूफी संतों के साथ, बी मुस्लिम रहस्यवादी, हिंदू योगी और जैन संत जैसे जीना प्रभु सूरी, सी केवल उलेमाओं के साथ, डी
यूरोपियन मशीनरियों के साथ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुस्लिम जो रहस्यवादी थे, हिंदू योगी थे और जैन संत थे जैसे जिन्ना प्रभु, उनके साथ जो है ये रिलीजियस बातचीत करते थे, धार्मिक और दार्शनिक बातचीत किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा टैक्स पहली बार एक अलग कर के रूप में लगाया, जबकि पहले यह भू राजस्व का हिस्सा था? ऑप्शन ए है खराज, बी खम्स, सी जजिया, डी जकात। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जजिया। जजिया जो था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था पहली बार एक अलग कर के रूप में, जबकि पहले भू राजस्व का हिस्सा था। जो अकबर है उसने जो है जजिया कर हटा लिया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने यह जजिया कर फिर से लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिरोज शाह तुगलक के किस सुधार के कारण दिल्ली सल्तनत का जो है विघटन तेज हो गया? ऑप्शन ए टोकन करेंसी, बी इक्ता, सी नहरों का निर्माण, डी गुलामों का विभाग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इक्ता। जो इक्ता प्रणाली शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में, वही जो है दिल्ली सल्तनत के विघटन का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित वह विभाग कौन सा था जो मुस्लिम गरीबों की लड़कियों के विवाह के लिए दान का प्रबंध करता था? ऑप्शन ए दीवाने इस्तक, बी दीवाने खैरात, सी दीवाने कोही, डी दीवाने रियासत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने खैरात। जो दीवाने खैरात था उसका जो है स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो गरीबों, जो मुस्लिम जो गरीब थे उनकी लड़कियों के विवाह पर दान या चैरिटी का प्रबंध किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की कौन सी संपत्ति जो है सबसे ज्यादा ड्रेन हुई? ऑप्शन ए कृषि उपज, बी युवा स्लेव, सी बड़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी और आभूषण, डी हाथी और घोड़े। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बड़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी और आभूषण जो है उस जो तैमूर के शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत से बाहर गए या ड्रेन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश का संस्थापक जो खिजर खान है ने किस शासक के वायसराय के रूप में खुद को वर्णित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी तैमूर, सी बाबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तैमूर का। उसने जो है तैमूर शासक के वायसराय के रूप में खुद को वर्णित किया था और सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 ईस्वी में की गई थी खिजर खान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिजर खान ने किस कारण से सुल्तान या शाह का संप्रभु खिताब नहीं अपनाया? ऑप्शन ए उसे डर था कि नोबल्स इसका विरोध करेंगे, बी वह खुद को तैमूर का वायसराय मानता था, सी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, डी वह एक संत या सैनिक था। ऑप्शन एक, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वह खुद को जो है तैमूर का वायसराय मानता था, इसलिए उसने खुद को जो है राजा या शाह की या सुल्तान की उपाधि नहीं दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी किस जनजाति से संबंधित था? ऑप्शन ए तुर्क, बी मुगल, सी अफगान के गिलजई जनजाति, डी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अफगान की गिलजई जनजाति जो थी वह एक अफगानी था जिसका नाम था लोधी वंश का बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी है वह अफगान के गिलजई जनजाति का एक से संबंध रखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहलोल लोधी का शासनकाल तुर्की सुल्तानों ने किस प्रकार भिन्न था? यानी कि जो बहलोल लोधी था उसका शासनकाल तुर्की सुल्तानों से किस प्रकार भिन्न था? ऑप्शन ए उसने खुद को ईश्वर की छाया बताया, बी उसने एक पूर्ण राजशाही स्थापित की, सी उसने अफगान अमीरों के साथ सत्ता साझा की, उनके साथ कालीन पर बैठता था, डी उसने केवल तुर्की नोबल्स को उच्च पदों पर नियुक्त किया।
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसने अफगान अमीरों के साथ जो है सत्ता साझा की और उनके साथ ही वह कालीन पर बैठता था ताकि यह न लगे कि राजा अलग है या फिर राजा में सारी शक्तियां निहित है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए लाहौर, बी आगरा, सी जौनपुर, डी कालपी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आगरा। सिकंदर लोदी ने जो है 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की थी या स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने भू राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए कौन सा नया माप शुरू किया? ऑप्शन ए गजे ए इलाही, बी बिस्वा, सी गजे सिकंदरी, डी कनाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गजे सिकंदरी। जो सिकंदर लोदी है उन्होंने गजे सिकंदरी नामक पैमाना दिया अपने ही नाम पर, जो भूमि मापन की एक प्रणाली हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए सार्वभौमिक शांति, बी ऑर्थोडॉक्स और कट्टर, जिसने जो है हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, सी जैन संत और योगी का समर्थन किया, डी केवल सूफी संतों का समर्थन किया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑर्थोडॉक्स और कट्टर जो है इसने अपनी धार्मिक नीति अपनाई और हिंदू मंदिरों को जो है ध्वस्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेरशाह सूरी, डी अकबर और हेमू। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें जो है बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हार गया। इसमें सर्वप्रथम बाबर ने जो है बारूद का प्रयोग किया था या तोपों का प्रयोग आप कह सकते हो, इसमें किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इस साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी नरसिम्हा शालुआ, सी हरिहर और बुक्का, डी कृष्णदेव राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिहर और बुक्का। जो हरिहर और बुक्का हुए उन्होंने 1336 या 1333 बोल सकते हैं, इस समय में जो है विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना करते हैं जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक मतभेद, बी फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण क्षेत्र, सी यूरोपीय व्यापार पर नियंत्रण, डी दिल्ली सल्तनत का समर्थन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण क्षेत्र जो था एक मिनरल रिच क्षेत्र था, इसमें कृषि अच्छी होती थी, इसलिए यह जो है विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देवराय द्वितीय ने किस वजह से अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को शामिल किया? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता दिखाने के लिए, बी बहमनी की सुपीरियर सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए, सी दिल्ली सल्तनत को खुश करने के लिए, डी पुर्तगालियों के साथ गठबंधन करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहमनी की सुपीरियर सेना शक्ति का मुकाबला करने के लिए जो है देवराय द्वितीय ने सेना में मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को भी शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विजयनगर के किस शासक को मुगल सम्राट बाबर ने अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी नरसिम्हा शालुआ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर का शासक था, उसको जो है मुगल सम्राट बाबर ने अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवि में कौन सबसे प्रसिद्ध था?
जिसे साउथ इंडिया का बिरबल कहा जाता है? ऑप्शन ए अलसानी पेदन्ना, बी तेलानी रामा, सी दुर्जटी, डी पिंगली सुरन्ना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तेनाली रामा। जो तेनाली रामा थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों में से एक थे और इसे जो है साउथ इंडिया का बिरबल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उन्हें पटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म का प्रचार, बी बीजापुर और गजपतियों के खिलाफ सैन्य सहायता प्राप्त करना, सी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन, डी पुर्तगाली संस्कृति का आयात। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बीजापुर और गजपतियों के खिलाफ सैन्य सहायता प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु कविता का प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए जम्बावती कल्याणम, बी मदलसा चरिता, सी अमुक्ता माल्याद, डी सत्यवाडु प्रिन्या। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमुक्ता माल्यादा, जो थी तेलुगु कविता का प्रसिद्ध संग्रह है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर वास्तुकला की एक अनूठी विशेषता क्या थी जो भव्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती थी और मंदिर की मुख्य वेदी से भी बड़ी होती थी? ऑप्शन ए विमान, बी गोपुरम, सी कल्याण मंडप, डी रथ मंदिर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि गोपुरम। जो गोपुरम होता था यह एक भव्य प्रवेश द्वार हुआ करता था और यह मुख्य मंदिर से भी बड़ा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस निर्णायक युद्ध के कारण हुआ जिसमें डेक्कन सल्तनतों ने संयुक्त रूप से विजयनगर को पराजित किया? ऑप्शन ए तालिकोटा का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का तीसरा युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बैटल ऑफ तालिकोटा या तालिकोटा का युद्ध। इसमें जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और एक और था, क्या था, बीदर। इन चारों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन करते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं और यही जो है इसका मुख्य कारण होता है जो है तालिकोटा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर के अमरनायक प्रणाली में अमरनायक कौन था? ऑप्शन ए ग्राम सभाओं के सदस्य, बी मिलिट्री कमांडरों का सौंपा गया अक्षेत्र, सी राजा का व्यक्तिगत सलाहकार, डी धार्मिक मामलों के प्रमुख। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मिलिट्री कमांडरों को सौंपा गया अक्षेत्र जो है वो कहलाता था अमरनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसने 1347 ईस्वी में देवगिरी में स्वतंत्रता घोषित की और बाद में गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए महमूद गवान, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, डी ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता था, उसने बहमनी साम्राज्य की संस्थापना की और 1347 ईस्वी में देवगिरी में स्वतंत्रता घोषित करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और राजा का टाइटल लेता है। चलिए नेक्स्ट। किस बहमनी शासक ने खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी ताजुद्दीन फिरोज शाह, डी अहमद शाह प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ताजुद्दीन फिरोज शाह। जो ताजुद्दीन फिरोज शाह है वो बहमनी शासक होते हैं और यह खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं। यही जो है दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह किस भाषा की अच्छी तरह से पारंगत था? ऑप्शन ए केवल फारसी और अरबी, बी फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, सी केवल तुर्की और उर्दू, डी मराठी और हिंदी। इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु और कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाओं का भी ज्ञाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली वजीर कौन था जिसने राज्य का विस्तार किया, राजस्व और सैन्य सुधार किए और बाद में डेक्कनी रईसों के षड्यंत्र के कारण मार दिया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तृतीय, बी मोहम्मद गवाह, सी अहमद शाह वली, डी मलिक अंबर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महमूद गवाह जो थे वो एक प्रभावशाली वजीर थे जिन्होंने राज्य का विस्तार किया, राजस्व और सैन्य सुधार किए, लेकिन जो डेक्कन के रईस थे उनके षड्यंत्र के कारण इसे मार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गवाह ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत बहमनी किंगडम को कितने प्रांतों या तरफों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 10, डी 12। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 8। इसने जो है 8 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का। मोहम्मद गवाह किस प्रकार के नोबल्स से संबंधित था जो डेक्कनी नोबल्स के विरोधी थे? ऑप्शन ए भारतीय मुस्लिम, बी अफाक या गरीब, सी मराठा, डी तुर्की। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अफाक या गरीब। उन नोबल्स जो है संबंधित था जो डेक्कनी नोबल के विरोधी थे। तो इसी के साथ हमारा यह आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।